हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन मेंटल हेल्थ नर्सिंग चैप्टर से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आने वाले सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों से निवेदन है कि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। अगर नहीं पता तो भी देने की कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने हमें करेक्ट दिए, जिससे आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है इसका आकलन हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। ला बेले इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोसिस। ला बेले इंडिफरेंस निम्न में किस न्यूरोसिस से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पे देने की कोशिश किया करें। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, कन्वर्सन रिएक्शन से संबंधित होगा। ठीक है, ओके। अब आइए जानते हैं ला बेले इंडिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ला बेले इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू कन्वर्सन डिसऑर्डर। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कन्वर्सन डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। कन्वर्सन डिसऑर्डर वाले रोगी अपने सिम्टम्स के साथ असंबद्ध यानी अनकंसर्न्ड होते हैं, या अगर किसी भी पेशेंट से कुछ पूछा जाता है तो वो उस बात का रिप्लाई नहीं देते जिसका आप लोग मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीधे तौर पर उसका रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, तो ये अपने जो भी उनके सिम्टम्स है उससे अनकंसर्न्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चिंता की कमी को ला बेले इंडिफरेंस यानी ब्यूटीफुल इंडिफरेंस के रूप में पहचाना जाता है, या चिकित्सक के लिए एक संकेत यानी क्लू का कार्य करता है कि समस्या फिजिकल के बजाय साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इससे फिजिशियन ये समझ जाता है कि पेशेंट में जो समस्या है वो फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एन एंजाइटी अटैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी। एक क्लाइंट एंजाइटी अटैक को एक्सपीरियंस कर रहा है, सबसे उपयुक्त नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टेइंग विद क्लाइंट यानी क्लाइंट के साथ खड़े रहना। स्पीकिंग इन अ शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है, उससे छोटे से छोटे सेंटेंसों में बात करना। ओके, एंजाइटी के मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई यानी उत्तेजनाओं को कम करना है। ठीक है, इसके अलावा काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट देना इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट देना है पेशेंट को। इसके अलावा सेवरल लेवल की एंजाइटी में हमेशा क्लाइंट के साथ रहें एवं स्मॉल क्लियर व सिंपल सेंटेंसेस का यूज करें हमेशा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर चिंता के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग राइट आंसर किस करें? फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया को छोड़कर बाकी सभी चिंता के लक्षण हैं। ठीक है, ये सभी लक्षण चिंता को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स में एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फोर्ट, इसके अलावा लूज मोशन, पैल्पिटेशन, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन, इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एमेनोरिया, ट्रेमर्स यानी दौरे आना, झटके लगना, ठीक है, इंसोम्निया आदि, ये सभी एंजाइटी के लक्षण होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ब्रेडिकार्डिया नहीं है एंजाइटी का लक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ क्लाइंट विथ कन्वर्जन डिसऑर्डर सेज he is unable to move his legs. What would the nurse expect from the person with this problem? यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले क्लाइंट का कहना है कि वह अपने पैरों को हिलाने में असमर्थ है। नर्स को इस समस्या वाले
एक व्यक्ति से क्या उम्मीद होगी? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे एम्स नारसेट हो गया, इसके अलावा आरआरबी के एग्ज़ाम है, ईएसआईसी के एग्ज़ाम है, ठीक है, बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा अपीयर काम एंड कंपोज्ड। ओके, लाबेले इंडिफरेंस की वजह से शिकायत बताते समय मरीज काम और कंपोज्ड दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which physical symptoms in psychosomatic disorder are caused by disturbance? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में फिजिकल सिम्टम्स किस में डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, which physical symptoms is psychosomatic disorder are caused by disturbances? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशन। इमोशन में डिस्टर्बेंस की वजह से साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के बिना फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल इलनेस का होना सोमैटिक फॉर्म या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहलाता है। अर्थात, ठीक है, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के बिना फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल इलनेस का होना साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहलाता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहलाता है। अर्थात पैथो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बिना फिजिकल सिम्टम्स का होना, इसका मतलब होता है, ठीक है। ओके, यह माना जाता है कि गंभीर एंजाइटी या इमोशन जो दमित यानी रिप्रेस्ड हो गए हैं वह फिजिकल सिम्टम्स के रूप में व्यक्त किए जा रहे हैं, ठीक है। गंभीर, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत मतलब इमोशंस उसके अंदर भर गए हैं, तो वो क्या होगा, वो फिजिकल सिम्टम्स के रूप में बाहर आते हैं, तो ठीक है, इसे कहा जाता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डिसीज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर कॉल्ड? फिजिकल व साइकोलॉजिकल फैक्टर के इंटरेक्शन से उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के इंटरेक्शन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है निम्नलिखित में से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। ऊपर आपको बताया था राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकोसोमैटिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सिम्टम्स को अनुभव करता है तथा मेडिकल एविडेंस के अभाव के बावजूद अत्यधिक वरी या बिलीव रखता है कि वह फिजिकल इलनेस से पीड़ित है, जाना जाता है, उसे किस प्रकार के डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, व्यक्ति कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है पर व्यक्ति को लगता है कि वो फिजिकली इल है या वो बीमार है, ठीक है, उसके सारी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज नोन एज, यानी पर्सनल आइडेंटिटी का लॉस होना और साइकेट्रिक हॉस्पिटल से दूर भटकने को किस रूप में जाना जाता है या क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 8 का। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूग। ठीक है, ओके। व्यक्तिगत पहचान का लॉस और घर या कार्यस्थल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल से अचानक अप्रत्याशित ट्रेवलिंग करके दूर जाने को डिसएसोसिएटिव फ्यूग या साइकोजेनिक फ्यूग कहा जाता है। ठीक है,
घर से दूर चले जाना या साइकेट्रिक हॉस्पिटल या कार्यस्थल से दूर भागना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साइकोसोमैटिक इलनेस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हिस्टेरिया बाय व्हाट। साइकोसोमैटिक इलनेस को हिस्टेरिया यानी मिर्गी, ठीक है, मिर्गी या एपिलेप्सी कह सकते हैं, ठीक है, दौरे पड़ना से किस द्वारा अलग किया जा सकता है। साइकोसोमैटिक इलनेस को हिस्टेरिया से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, का राइट आंसर गेस करें आप लोग। फ्रेंड्स, इसको अलग किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, deficiency of which of the following neurotransmitter in the brain can cause Alzheimer's disease। निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेन में कमी अल्जाइमर्स डिसीज कर सकती है। ठीक है, किसकी कमी ब्रेन में अल्जाइमर्स डिसीज कर सकती है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अल्जाइमर्स डिसीज में हिप्पोकैम्पस व कॉर्टेक्स में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का कम निर्माण होता है, जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन में व्यवधान यानी डिसरप्शन आ जाता है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज रिलेटेड टू। अल्जाइमर डिसीज का जैव रासायनिक इटियोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 का फ्रेंड्स, ऊपर जैसा कि हमने बताया था ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ अल्जाइमर डेमेंशिया। निम्न में कौन सा अल्जाइमर डेमेंशिया का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12 का फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ वेट। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये सभी हैं। ओके। अल्जाइमर्स डेमेंशिया कैरेक्टराइज्ड बाय 4 स्टेज, 4 स्टेज में कैरेक्टराइज्ड किया जाता है ये। स्टेज 1 है माइल्ड स्टेज होती है, जिसमें फॉरगेटफुलनेस होता है यानी भूल जाना कोई भी चीज़ को। सेकेंड स्टेज होती है मॉडरेट, जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज रहना। स्टेज 3 है जो सीवियर स्टेज होती है, एमुलरी डेमेंशिया हो जाता है इस स्थिति में। ठीक है, और स्टेज 4 लेट स्टेज होती है, जिसको एंड स्टेज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव चेंज इज कॉल्ड। सबसे आम डीजनरेटिव चेंज होना कहलाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनाइल डेमेंशिया। ठीक है, ओके। सेनाइल डेमेंशिया या सेनाइल डेमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर्स टाइप यानी SDAT या अल्जाइमर्स डिसीज का एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव तथा सबसे आम होने वाला डीजनरेटिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कौन, सेनाइल डेमेंशिया। ओके। कोर्स ऑफ डेमेंशिया एक दुर्लभ डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो अल्कोहल एब्यूज के साथ साथ थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। डीजनरेटिव चेंजेस के कारण अमनेसिया और पैरामेंशिया हो सकता है या
नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये दोनों हो सकता है या नहीं भी हो सकता इसके कारण, डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड ऑफ व्हाट ही हियर इज नोन एज। एक मरीज जो वह सुनता है कि अंतिम कुछ शब्दों को दोहराता है, इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। सभी लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर 14 का। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इकोलैलिया कहा जाता है। ठीक है, अगर तोते की तरह अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दोहराता है तो उसे इकोलैलिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे तोते से अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो आपकी बात को सुनकर दोहराता है। ठीक है, ओके। दूसरों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को इनवॉलंटरली यानी ना चाहते हुए भी रिपीटिशन करना यानी बार बार दोहराना इकोलैलिया कहलाता है। दूसरों द्वारा की गई गति या चाल की मीनिंगलेस रिपीटेशन। ठीक है, अगर कोई जैसे चल रहा है उसी को कॉपी कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसे इकोप्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट मंथ एंड ईयर हेल्प इन एसेसिंग। एक मरीज से डेट मंथ ईयर के बारे में पूछने से किसको एसेस करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15। सभी लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर 15 का। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटेशन में मदद मिलती है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की टाइम जैसे कि डेट मंथ ईयर प्लेस व अन्य पर्सन की आइडेंटिटी नेम को सही पहचानने व समझने की क्षमता का इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, कि तुम्हें सही समझ है कि आज डेट क्या है, तारीख क्या है, मंथ क्या है, या किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ओरिएंटेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप हमें बताएं कि 15 में से आपके कितने राइट हुए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों पे शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।